नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दुनिया भर में आज इंटरनेशनल वर्कर्स डे या मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। भारत के कई शहरों में भी मई दिवस के दिन कई जुलूस देखे गए। लेकिन सवाल यह है कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया तेजी से डिजिटलाइज्ड हो गई है, भारत आर्थिक सुधारों के 2 दशक गुजार चुका है, मजदूरों के अधिकारों के आखिर क्या मायने हैं? इस बदले हुए आर्थिक परिवेश में ट्रेड यूनियनें जब कल की बात जैसी लगती हैं, तो आम मजदूर या फिर जो वर्कर है आम, मैं और आप, अपने अधिकारों की बात कैसे करें, किससे करें? पक्की नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियों में हायर एंड फायर की संस्कृति बन रही है। ऐसे में मजदूरों के मुद्दे क्या अब एक संगठित मुद्दा नहीं बल्कि व्यक्ति आधारित सवाल है, यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं है बल्कि इंडिविजुअल मुद्दा बन गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर जिन श्रम सुधारों का वादा आज की राजनीति कर रही है उससे कितना भला होगा श्रमिकों का। कई खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं जिनके जरिए हम इन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास जो महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियंस हैं इस देश की, उन दोनों के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ अशोक सिंह जी हैं जो कि इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटक के, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। दूसरे खास मेहमान हैं मेरे साथ अमिताभ गुहा जो कि नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर हैं C2K, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस। मेरे साथ PUCL से मौजूद है सतिन रंजन जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, PUCL से एसोसिएटेड होने के अलावा। 2 और खास मेहमान मेरे साथ जल्द मौजूद होंगे। एक तो साथ मेरे साथ संतोष कुमार मेहरोत्रा हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं JNU में। इसके अलावा भी वो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के अध्यक्ष रह चुके हैं। और साथ ही मेरे साथ SK जिंदल जी भी मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन हैं एसोचैम के इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कमेटी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लंबा चौड़ा पैनल जरूर है आज, लेकिन मुद्दा भी महत्वपूर्ण है कि आखिर मजदूरों की बात कौन करेगा। सतिन रंजन, ये बताइए कि जब आज हम मजदूर कहते हैं और ट्रेड यूनियनों की याद आती है, वो फिल्मी हीरोज हमें नजर आते हैं 80 के दशक के, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना जो मजदूरों की आवाज उठाया करते थे। वो फिल्में भी चली गई, ट्रेड यूनियनों का वो दौर भी लग रहा है गुजर रहा है। आज जब हम मजदूरों के अधिकारों की बात करते हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं? देखिए, वो जो एक दौर था, इतिहास कभी भी लिनियर ढंग से आगे नहीं बढ़ता है। कई बार चीजें आगे बढ़ती हैं फिर उसको सेटबैक लगता है। अगर केवल एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट और लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो ऐसा लग सकता है कि वो जो चीजें थी वो दौर चला गया है। लेकिन आखिर भारत में कभी भी जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था वो बहुत बड़ा नहीं था। हमेशा ही जो ज्यादातर वर्कर थे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थे, जिनका कि कोई बहुत ज्यादा वैसी यूनियनें नहीं थी या ऐसी यूनियनें कभी भी बहुत प्रभावी नहीं रही जिन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया। जो कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया, उसके बाद दुनिया में एक नई ढंग की अर्थव्यवस्था आई, आपने डिजिटलाइजेशन कहा, नई टेक्नोलॉजी आई। उन सब के असर से एक इम्प्रेशन आज यह जरूर है कि मई दिवस का महत्व कम हो गया है या ट्रेड यूनियंस जो है आज पहले की तरह नहीं रही। लेकिन ये बात एक लिमिटेड टाइम फ्रेम का है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो संघर्ष है, ये जो मजदूरों की ताकत है, जो वर्किंग क्लास है, ये रेलिवेंस अपना खो देगा। अगर आप लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नेचर है उसका वो बदल रहा है। आप एक पूरी दुनिया के स्तर पे देखें, आप अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, तो आज इनइक्वालिटी का सवाल, जो इनइक्वालिटी इन इनकम एंड एसेट, एक मेजर सवाल बना है। और ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट और उसके बाद भी जो मूवमेंट हुए हैं, वहां पर एक नए ढंग से जो वर्किंग क्लास है उसके राइट को असर्ट किया जा रहा है। अपने देश में जरूर वैसा है। अभी खासकर पिछला जो जनादेश आया उसके बाद चीजें हैं वो एक तरह से रिवर्स गियर में चली गई जाती हुई लग रही हैं। आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में खबर छपी है कि कैसे ट्रेड यूनियन के अधिकार जो है उसको खत्म करने की लेबर रिफॉर्म के नाम पर तैयारी चल रही है। तो लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो ट्रेड यूनियन का जो एक अधिकार था, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो राइट था, वो आज खतरे में दिखता है। और वो है क्योंकि उसका एक खास एक समूह के तौर पर जो एक बार्गेनिंग की पावर थी, एक जो राजनीति ने भी जिसको सहारा दिया एक दौर में, क्या वो अब एक लिमिटेड टाइम फ्रेम की बात है। आप देखिए, लेकिन अब 1 साल में राजनीतिक माहौल कैसे बदल रहा है, किसान कैसे राजनीति के एजेंडे पर आ गए हैं। जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं आज उनकी बात एक बार फिर से आपके मीडिया में भी और दूसरी जगहों पर भी आज एक बार फिर से प्रमुखता पाने लगी है। तो ये ठीक है कि अभी पिछले 20 सालों में जो न्यू लिबरलिज्म का दौर है
और खासकर 2014 का जो मैंडेट था जी। उससे एक ऐसा सिचुएशन बना है जिसमें वर्किंग क्लास अपने को एक हाशिए पे महसूस कर रहा ठीक है। लेकिन ये स्थिति अस्थायी है, ये नहीं माना जाना चाहिए। जी हाँ। अशोक सिंह जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ट्रेड यूनियनें कमजोर हुई हैं, आपको यंग ब्लड नहीं मिल रहा है, नए लोग जो आपके साथ शामिल हो सके। ज्यादातर जो ट्रेड यूनियनों के नेता हैं वो भी 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं। ऐसे में कैसे आप ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रेड यूनियनों का जो एक रेलेवेंस है वो बना रहेगा? क्या रणनीति है आखिर? मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ट्रेड यूनियन कमजोर हो रही है। आज 50 साल बाद, देश की आजादी के 50 साल बाद, आज पहला अवसर है, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, कि ऑल ट्रेड यूनियन सेंटर्स, देश में 11 ट्रेड यूनियन सेंटर्स हैं जो मान्यता प्राप्त हैं गवर्नमेंट से, वो सब एक साथ बैठ के बात करते हैं, एक झंडे के तले, एक साथ, एक कमरे में, एक एजेंडे पे, एक दिमाग से साथ साथ चलते हैं। तो एक 11 स्टेट ट्रेड सेंटर जब एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो कमजोर कैसे हो जाएंगे? लोगों की सोच अलग हो, कमजोर हो सकती है। दरी नहीं दी जा रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो कल्चर पैदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज को हायर करने का, ऐसे में जो नौकरी का सवाल है वो अहम हो जाता है बजाय इसके कि मजदूर संगठित हो सके। सुनिए तो, मैं आई एम कमिंग टू दैट। पहले इस देश में 10% कॉन्ट्रैक्ट लेवल हुआ करते थे, पूरे विश्व में नॉट मोर देन 30%। आज वो 80%, 90%, अब तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही लोग भर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर केवल शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपको 100 रुपए की तनख्वाह है, काम है रेगुलर, और रख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? एक काम है, वो खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। लेकिन यहाँ तो रेगुलर और परमानेंट बेसिस पे जो काम है, जो नेचर काम है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। जबकि गांधी ने, आपने कहा ना, भी इन्होंने भी कहा कि देश की आजादी के ठीक पहले जो हमारी संस्था इंटक की है, 3 मई 1947, गांधी जी ने, पटेल जी ने, पंडित जी ने इसलिए बनाई कि कल देश आजाद हो रहा है हमारा, कल हमारी सरकार बनने जा रही है, कल अगर कोई ऐसी बात हुई जो मजदूरों के हित में नहीं हुई तो हु विल फाइट फॉर हिम। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना उसके लिए हुई, उसके लिए हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे। उम्र की बात की आपने, देखिए उम्र से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, स्ट्रेटेजी बढ़ती है। कौन कैसी गवर्नमेंट आएगी, उसकी क्या नीति होगी, क्या पॉलिसी होगी, हम कैसे लड़ेंगे। तो चाहिए, लेकिन नहीं लड़ने वाले तो लड़ने वाले चाहिए आपको। नहीं, लड़ने लोग कहाँ से मिलेंगे? नए लोग मेंबरशिप के लिए मुश्किल हो रही है। जनरल जो होता है, सुनिए, मेंबरशिप मैं आपसे कहता रहा हूँ, मेंबरशिप INTUC ने सबमिट की 3.30 करोड़। आज एक रिपोर्ट आई है ट्रेड यूनियन के खुद जो वर्कर्स हैं और जो रिपोर्ट है एक नई, सबमिट इन द गवर्नमेंट, वेरिफिकेशन गवर्नमेंट कराती है, किसी भी गवर्नमेंट हो। चलिए ठीक है, अमिताभ गौड़ जी आप बताइए फिलहाल कि किस तरह के आपको लगता है कि वाकई ट्रेड यूनियनों का जो एक अस्तित्व है उसको एक संकट महसूस हो रहा है, या वाकई जो काम करने का तरीका था, जो सरकार और ट्रेड यूनियन के बीच जो रिश्ता था, वो पिछले 20 सालों में लगातार तेजी से बदल रहा है? वो तो 20 साल का सवाल तो अभी होता ही नहीं है। अभी फिलहाल का सवाल पूछिए मुझे, क्योंकि फिलहाल जो है सरकार का जो डायरेक्ट हमलाबाजी चल रहा है ट्रेड यूनियन अधिकार के ऊपर। इसलिए देखिए जितने तेजी से सारी श्रम कानून चेंज हो रहा है, वर्कर का जो सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी, वो हटा रहे हैं। और जैसे कि ESI में आज ये सुझाव आया, प्रपोजल आया सरकार से कि ESI ऑप्शनल होगा, मतलब ESI को धीरे धीरे वहां से लोगों को हटा देंगे, ESI को उठाएंगे। PF को देखिए, सट्टाबाजी में PF डाल दिया है। सट्टा मार्केट में जब डालते हैं उसमें कोई निश्चित नहीं है कि जब रिटायरमेंट करेगा कोई उनको पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं, है ना। ऐसा जो चल रहा है इससे डायरेक्ट अटैक शुरू हो गया। कानून सुधार का एक ही उसका उद्देश्य है कि कानून ऐसे सुधरेंगे कि ट्रेड यूनियन का राइट नहीं रहेगा। आप देखिए फैक्ट्रीज एक्ट को चेंज किए हैं, जो हम लोग अशोक जी जैसे बोले हैं, हम लोग सब इकट्ठा लड़ रहा है उसके खिलाफ। फैक्ट्री एक्ट में चेंज कर दिया कि 40 से अगर ज्यादा हो तब तो उसका ऊपर कानून लागू होगा, और 40 से कम होगा तो नहीं होगा। मतलब क्या है कि स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है, लघु उद्योग वगैरह, उसमें सबसे ज्यादा वर्कर है, तो 40 से ज्यादा तो वहां पे होता ही नहीं है। तो मान लीजिए कि 60 to 65% वर्कर्स का ट्रेड यूनियन कोई लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरी बात है, बड़े बड़े कंपनी अपने कंपनी को तोड़ के छोटा छोटा कंपनी करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले, हुआ तो है, हिस्ट्री भी है। अगर वो करा ले
तो मान लीजिए कि 80 to 90% वर्कर्स विल बी नॉट कवर्ड अंडर ट्रेड यूनियन लॉ। जी, संतोष मल्होत्रा जी बताइए कि फिलहाल बात तो यहाँ पर ये हो रही है कि आखिर मजदूरों का जाहिर अधिकारों की बात लगातार रहेगी। जो वर्कर्स हैं या मजदूर हैं, कैसे किस तरह से जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बदल रही है कि अपने अधिकारों की बात वो कैसे करें इस पूरे बदलती हुई दुनिया में, जहां कॉर्पोरेट्स इतने मजबूत हो गए हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल का अधिकार, एक वर्कर का अधिकार कितना कमजोर लग रहा है। क्योंकि एक कलेक्टिव जो बार्गेनिंग पावर थी, एक जो पूरे संगठित होने की जो एक ताकत थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि किस तरह से धीरे धीरे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कम किया जा रहा है, रोबोटिक जो है वो सपोर्ट लिया जा रहा है। मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, अभी एक चीन की कंपनी का जिक्र है यहाँ पर कि किस तरह से उस कंपनी ने धीरे धीरे अपने, जब लेबर जो है कॉस्ट बढ़ गई, तो धीरे धीरे अपने वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया रोबोट से, और कंपनी लगातार फायदा कमाती रही। मैं कंपनी का नाम यहां पर नहीं ले रही हूं, लगातार फायदा कमाती रही, बल्कि बेहतर होती गई और लोग कम होते चले गए। देखिए, आपने दो बातें उठाई हैं। मैं पहली बात को पे थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर दूसरी बात पे आता हूं मैं, आपके ये रोबोटिक्स वाली। पहली बात तो ये है कि मोटे तौर से ये बात सही है कि संगठित होकर के ट्रेड यूनियंस मिलकर के सरकार से बात कर रहे हैं, मगर ये बात हमेशा से सत्य रही है, शायद कोई भी ट्रेड यूनियन इसकी खिलाफत नहीं करेगा, कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उन पर ट्रेड यूनियंस की पकड़ काफी कमजोर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले हमेशा काफी कमजोर रही है और अभी भी है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। फिर मैं दूसरी बात आपके रोबोटिक्स वाले इशू पे आता हूं। देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एक ट्रेंड है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में उस रफ्तार से बढ़ोतरी नहीं हो रही है और न होगी जितनी शायद पिछली शताब्दी में होती थी, और ये सिर्फ चीन का ही उदाहरण नहीं है, ये अमेरिका में, कोरिया में और भारत में भी धीमे धीमे लागू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की बढ़ोतरी नहीं हो सकती, बहुत हो सकती है, और उस पर कहीं ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण के लिए लेकर के चलते हैं गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। उसमें हमारे जो कंपेटिटिव देश हैं वो हमसे आगे निकले जा रहे हैं, क्योंकि चीन में जैसे आपने कहा कि एक तो कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ रही है। वो कैपिटल इंटेंसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मजदूरी की दर बढ़ती चली गई है, वेज रेट बढ़ती चली गई है। हमारे यहां चीन के मुकाबले मजदूरी की दर अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कम है जी। तो हमें जैसे जैसे चीन ये गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स जैसे एरियाज को वेकेट कर रहा है, यानी कि इन एरियाज में और देश तरक्की करेंगे, वो वही फायदा उठा सकते हैं जो चीन के पास है। मगर हमें दिक्कत तो यही है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट्स हों, टॉयज हों, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स हों, इन सब सेक्टर्स में हमने वो न ही इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस प्राप्त करी है और न ही हम अपने देश में ही इन चीजों को की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाए हैं जी। तो इसलिए जरूरी यह है कि केंद्र की नीति और राज्य सरकारों की नीति लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स पे अगर होगी तो नौकरियों की संभावना बढ़ेगी और बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मल्होत्रा जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ, वो बात करूंगी खासकर जो ट्रेंड आप कह रही हैं वो रोबोटिक्स बात मैं करूंगी। कार्यक्रम में समय चूंकि कम है, मेहमान भी कई पॉइंट ऑफ व्यूज लेने हैं। एसके जिंदल जी, ये बताइए फिलहाल कि सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है एक तरह से कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खुद मुनाफा बहुत ज्यादा कमा रही है, लेकिन उस मुनाफे का जो हिस्सा है, पहली बात तो वो एम्प्लॉयज को कम मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनकी असुरक्षाएं, जो सोशल सिक्योरिटीज हैं, वो इतनी कम हो गई हैं कि कहीं ना कहीं किनारे पे बैठे रहते हैं हमेशा एम्प्लॉयज। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को रखा जा रहा है। किस तरह से आप इस आरोप का जवाब देंगे? आरोप बेबुनियाद है, कोई तथ्य नहीं इसमें। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि क्या होगा। आप मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं जा सकते।
मार्केट में जो कंडीशंस प्रेविलेंट है उनके हिसाब से एफिशिएंसी की बहुत जरूरत है। और मार्केट कौन बनाता है? मार्केट हम ही लोग बनाते हैं, कोई बाहर से आकर नहीं बनाता है। तो जो भी बन रहा है मार्केट में, जो चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, उसी से मार्केट डेवलप होती है। अगर हम किसी चीज को ओवर प्रोटेक्शन देते हैं तो हम उसको खराब कर रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। अगर लेबर को ओवर प्रोटेक्शन करेंगे तो भी खराब हो जाएगा। और ये जो चीन में ग्रोथ आपने देखा, ये इसलिए कि वहां पे ओवर प्रोटेक्शन नहीं है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो बाजार में चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स को हमें देखना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंड के साथ, ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ हमें अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी लेबर फोर्स है हमारे पास, उनके ऊपर अच्छे से ध्यान लगा के अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन जनरल जी, जिस नियमों को आपने बनाया है, खुद बनाया है, उसी मार्केट ने, कैसे उन नियमों के आगे आप खुद ही मजबूर हैं? हम मजबूर हैं, जो सरकार नीतियां बनाती है उनको फॉलो करना पड़ता है। सेंटर के लेबर रूल्स अलग हैं, स्टेट के अलग हैं। हमारा ट्रेड बहुत छोटा और मझोला ट्रेड जो है, उनको बड़ी मुश्किल होती है सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए। अभी मोदी साहब जब से आए हैं, उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया, उस तरफ उनका ध्यान जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा लेबर तबके को होगा, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन होगी तो कनेक्टिविटी बनेगी। जो डिस्कनेक्ट बन रहा था, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट किया गया हुआ था, तो वो डिस्कनेक्ट हट जाएगा और ज्यादा पास में आएंगे लोग, काम करने वाले और करवाने वाले, और उनका फायदा होगा। बीच के लोग हट जाएंगे और ये बेहतर रूप होगा जो उन्होंने नई नई नीतियां इस बारे में सोची है कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। इतनी सारी रिटर्न्स और इतने सारे लॉज जिनका कोई खास महत्व नहीं है, जिनसे कोई फायदा नहीं है, उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। जी जिंदल जी, वापस आती हूँ। सत्यन जी, बताइए कि फिलहाल अगर टीसीएस कंपनी का नाम अगर मैं ले सकूं, 25,000 इंजीनियर्स को निकालने का उनका प्लान था, और रेखा नाम की एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, उस लड़की को उन लोगों के साथ निकालने का नोटिस दे दिया गया। वो लड़की अदालत गई, अपने अधिकारों के लिए लड़ी और कंपनी को वापस लेना पड़ा अपना उसको निकालने का फैसला। तो यानी इंडिविजुअल बेसिस पे वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अदालत जा रहे हैं। लेकिन किस तरह से हम ये फर्क देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न सोसाइटीज हैं, चाहे वो भारत का हम जिक्र करें या हम चीन का जिक्र कर लें, वहां इंडिविजुअल बेसिस से ज्यादा जो ग्रुप बेसिस जो अधिकार हैं वो ज्यादा मायने रखे गए। इसी वजह से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनियन बनाने का अधिकार बहुत प्रमुखता से दिया गया। ये एक तो भारत और चीन को एक साथ रख के हम लोगों को देखना नहीं चाहिए। चीन में जब चीन में रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया, उसकी तुलना में हमारे यहाँ कोई कुछ भी हुआ नहीं। आज वहाँ पर जो हेल्थ की का सिचुएशन है, जो एजुकेशन का सिचुएशन है, जो सोसाइटी में जो महिलाओं का जो आगे आने का जो स्तर है, उसके साथ हम लोग अपनी तुलना क्यों करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। किसी को भी, जिसको भी दोनों समाज का जानकारी है, उसको इन बातों की तुलना करनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, एक समाज जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है, अमेरिका जैसे समाज में भी अगर आप बेरोजगार होते हैं तो आप एक खास तरह का भत्ता पाने के अधिकारी होते हैं। उस समाज की तुलना आप हम लोगों के देश में करते हैं जहां आपको अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है, राम के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए ऐसी तुलनाओं का कोई मतलब करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में इसीलिए कानून के प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी और रही है। आज ठीक है, एक खास तरह का पॉलिटिकल सवाल पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना है उसमें जो लेबर है वो ऑन डिफेंसिव है, कैपिटल ऑन ऑफेंसिव है। लेकिन यह स्थिति हमेशा रहेगी, ये हम लोगों को ये इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इतिहास के आगे बढ़ने का क्रम है। उसमें एक दौर ये आया है, ठीक है, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन यही स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। जो लेबर फोर्स है, जो लोग उसकी जागरूकता है, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लड़ने का मादा है, वो धीरे धीरे समाज में आता है आगे। आज देखिए, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि कैसे आज किसानों का सवाल एक राजनीतिक सवाल बन गया है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट को बदलना चाहती है सरकार, वो भी बार बार ये दिखाना चाहती है कि वो किसानों के पक्ष में। अशोक जी, बताइए फिलहाल की जिस तरह के लेबर रिफॉर्म्स का जिक्र हो रहा है, आपकी उस बारे में क्या राय है, आपके संगठन की? क्या इससे मजदूरों के हित बेहतर होंगे? देखिए, लेबर रिफॉर्म से कोई भी रिफॉर्म्स, एनी एक्ट, एनी लॉ इज मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल और सोसाइटी। लेकिन है क्या श्रमिक के अधिकार? उनको तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है पूरी की पूरी तरह। ऐसे रिफॉर्म कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी, ईएसआई को खत्म कर रहे हैं, ईपीएफ का पैसा, आपका पैसा, मजदूरों का पैसा,
गवर्नमेंट का पैसा उसमें नहीं है, टोटल 100% मजदूरों का पैसा है। वो सोसाइटी बाजार में लगाने की बात है 5%। कल अगर खत्म हो गया तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? हम लोगों ने कहा मीटिंग, रिमेंबर सीबीटी आल्सो, सारे सेक्रेटरी ने कहा कि क्या गवर्नमेंट इस बात की गारंटी दे सकती है कि सट्टा बाजार में अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? नो, देयर इज नो गवर्नमेंट गारंटी फॉर इट। Then why you are investing in this share तो आप क्या market? चाहते हैं जब फिलहाल चूंकि फॉर्मेटिव स्टेज में है ये सारी बात अभी पुख्ता नहीं हुई है, तो क्या चाहते हैं उसका आप? विरोध कर रहे हैं। नहीं, क्या चाहते हैं आप? क्या शामिल होना चाहिए लेबर रिफॉर्म्स में? लेबर रिफॉर्म्स में जो है, अगर बेटरमेंट हो मजदूरों का, देखिए कैपिटल को तो उन्होंने सुरक्षित कर दिया, पूंजीवाद को। आप जैसे कहा हमारे पत्रकार बंधु, एक पक्षी है गवर्नमेंट, एक तरफ सोच रही है कि कैसे हम पूंजी को ठीक से, पूंजीवाद को, इन लोगों को, जिंदल साहब ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मोदी साहब बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं पूंजीपतियों के लिए कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उनकी इनकम बढ़ाओ। मैंने नो सीलिंग ऑन इनकम, जिंदल साहब बताएं, इनकम पे कोई सीलिंग तो है नहीं, जितना चाहे उनका इनकम आप कर सकते हैं। व्हाई दिस सीलिंग ऑन द बोनस? अमिताभ गुहा जी, क्या शामिल बोनस होना पे क्यों चाहिए? सीलिंग है? 21वीं सदी में मजदूरों के अधिकारों की, हितों की रक्षा कैसे होगी? लेबर रिफॉर्म से सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, जो लेबर रिफॉर्म्स कर रहा है एकदम लापरवाही काम चल रहा है कि लेबर का इश्यू सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसलिए हमने 11 ट्रेड यूनियन, जैसे अशोक जी बताए हैं कि हम 11 ट्रेड यूनियन इकट्ठा कर लड़ रहे हैं, लेकिन कानून अगर चेंज करते चले इसी तेज में, हमको तो सड़क में उतरना ही पड़ेगा। अब देखिए, कल ट्रांसपोर्ट राइट स्ट्राइक हुआ था, कितना जबरदस्त स्ट्राइक हुआ, 28 तारीख को जंतर मंतर पे, खास करके दिल्ली में नहीं सर, मैं काफी असर पड़ा। लेकिन इसमें भी सवाल है कि हड़ताल आखिर इतना बड़ा हड़ताल है, ये भी डिबेटेबल है। क्या इतना असर तो होगा ही। समय मेरे पास बहुत कम है जी। ओनली एक ही बात कहना है कि भविष्य में और निकट भविष्य में हम लोगों को सड़क पे उतर के बहुत तगड़ा लड़ाई करना चाहिए। जी हाँ, जनरल जी, क्या तैयार हैं आप इस लड़ाई के लिए? लड़ाई सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं बल्कि प्राइवेट खेमे तक पहुंच रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं जिस तरह के लेबर रिफॉर्म्स की चर्चा हो रही है वो कॉर्पोरेट्स के हक में ज्यादा है, मजदूरों के अधिकार कहीं ना कहीं उससे और कम होंगे? नहीं, परसेप्शन गलत है। लेबर का हित किस में है, वो परसेप्शन गलत है कि अगर उनके अधिकार बढ़ा जाए तो उसमें हित हो जाएगा। वो तो हमने देख लिया, अधिकार इतने बढ़ा दिए गए कि उनका हित हो गया। हित किस में है? बैलेंस में है। हित बैलेंस पॉलिसी में है, और लेबर का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो सबसे नीचे लेवल पर वो है जो इसको रिसीव करते हैं। तो अगर उनके हित को देखते हुए अगर हम बनाएंगे जो भी पॉलिसी, क्योंकि आपने जिस परसेप्शन का जिक्र किया, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के लिए पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मायने रखता है। वही कंज्यूमर है, उन्हीं में से, उन्हीं वर्कर्स में से कंज्यूमर्स भी निकलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये बहुत जरूरी है, और जो रिफॉर्म्स हैं ये उसी पर्पज के लिए किए जा रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, और जो भी वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं आपको उनको इसके अंदर मिलाना पड़ेगा ताकि आप समय के साथ उनका फायदा उठाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हालांकि सत्येंद्र रंजन कह रहे हैं कि हमें दुनिया से जब मुकाबला करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह की सामाजिक सुरक्षाएं वो अपने मजदूरों को, ओबामा केयर की तरह का यहाँ हेल्थ प्रोग्राम लागू कर रहे हैं। बचे। संतोष मेहरोत्रा जी, आखिरी कुछ शब्द, लास्ट वर्ड आप ये कहिए कि किस तरह से ये देखा जाए, जिस बैलेंस का बार बार जिंदल जी जिक्र कर रहे हैं, वो बैलेंस कैसे आखिर आएगा? किस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए ऐसे माहौल में जब किसानों का सवाल इतना बड़ा बन गया है, गरीबों के सवाल प्रमुखता से कहीं ना कहीं मीडिया में तो कम से कम छा रहे हैं, राजनीति भी प्रभावित हो रही है, मजदूरों के सवाल कैसे उठेंगे? देखिए, लेबर रिफॉर्म्स का मुद्दा बहुत पेचीदा है, तो मैं वो मुद्दा मैं उठाना नहीं चाहता इस समय बहुत कम है। मैं एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जिसकी आवश्यकता है, जिसकी ओर थोड़ा सा इस नई सरकार ने इंगित किया है जनधन योजना के द्वारा, उसको बहुत व्यापक रूप से अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए लागू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए कुछ तो सोशल इंश्योरेंस यानी डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और पेंशन की प्रोविजन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो हमारे देश के 80% वर्कर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल भी न डेथ एंड डिसेबिलिटी है, न एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, न पेंशन का इंतजाम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जनधन योजना के बारे में और कहीं ज्यादा ध्यान से, बहुत प्रिपरेशन के संग इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो 6 साल पहले रिपोर्ट आई थी पिछली सरकार के लिए, उसने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना होगा। क्योंकि देखिए, उस पे
एक व्यापक रूप से जी, समय समाप्त हो गया है। सहमति बन सकती है ट्रेड यूनियंस की, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा जी। मैं जानती हूँ आप में से कई लोगों के पास कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक ऐसे दौर में जबकि कहीं ना कहीं मीडिया में गरीबों के मुद्दे छाए हुए हैं और भारत की जो बेशतर आबादी है अगर वो सामाजिक तौर पर असुरक्षित महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसको दोबारा दिखाई जाने की जरूरत है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।